कक्षा 12वीं विषय भौतिक शास्त्र। इसमें 12 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है जिसमें 2 अंक के भी प्रश्न आएंगे। तो 1 से 14 अध्याय तक जितने भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं 2 अंक के, उस पर हम आज डिस्कशन करेंगे। ये प्रश्न आते रहते हैं, कोई भी प्रश्न स्किप मत करिएगा। 1 अंक के प्रश्न के वीडियो बन चुके हैं, उसे आप देखिए। अब हम 2 अंक की बात करते हैं, फिर 3 अंक 4 अंक की भी वीडियो को हम देखेंगे। चलिए इसको समझते हैं एक तरफ से। तो पहला प्रश्न है, आवेशों के क्वांटीकरण को समझाइए। तो आवेश का क्वांटीकरण होता क्या है? निकाय में उपस्थित कुल आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है और ये सूत्र होता है Q बराबर प्लस माइनस Ne। इसको भी लिखना है, जहाँ Q पदार्थ में उपस्थित आवेश है, यानी 1 2 3 4 है। E का मतलब मूल आवेश 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायुयान के टायर चालक बनाए जाते हैं, क्यों? तो वायुयान के टायर और रनवे के बीच घर्षण होता है, जिससे अत्यधिक मात्रा में आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और आवेश के विसर्जन के कारण वायुयान में आग लग सकती है। अतः वायुयान के टायर चालक बनाने से आवेश पृथ्वी में चले जाते हैं और वायुयान सुरक्षित रहता है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रच्छेद नहीं करती हैं, क्यों? क्योंकि प्रच्छेद बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे एक ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं है। चौथा प्रश्न है, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं? इसकी विशेषताएं लिखिए। ये भी 2 नंबर का आएगा, तो इसमें 2 विशेषताएं लिख सकते हैं। 3 नंबर का आएगा तो और भी विशेषताएं लिख सकते हैं। सबसे पहले परिभाषा देखते हैं। तो वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे समविभव पृष्ठ कहते हैं। अब यहाँ पर इसकी विशेषताएं, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है। समविभव पृष्ठ में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। विद्युत बल रेखाएं समविभव पृष्ठ के अभिलंबवत होती हैं। 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी नहीं काटते हैं। इसके बाद 5वां प्रश्न देख लेते हैं, पृथ्वी के विभव को शून्य क्यों माना जाता है? पृथ्वी एक विशाल चालक है जिसमें आवेशों के आने जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए का विभव मानक विभव शून्य माना जाता है। 6वां प्रश्न है, किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिख लीजिए। किसी चालक को दी गई आवेश की वह मात्रा जो चालक के विभव में एकांक वृद्धि करता हो, तो दिए गए आवेश के आंकिक मान को विद्युत धारिता कहते हैं। फिर इसका सूत्र होता है C बराबर Q/V और इसका SI मात्रक होता है फैरेड। फिर 7वां प्रश्न देख लेते हैं, इसका परावैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं? वायु के लिए इसका मान लिखिए। तो किसी परावैद्युत पदार्थ द्वारा अधिकतम विद्युत क्षेत्र सहने की क्षमता को परावैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वायु के लिए इसका मान 3 × 10⁶ वोल्ट प्रति मीटर होता है। इसके बाद 8वां प्रश्न देख लेते हैं, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों? मोटर गाड़ी को स्टार्ट करते समय बैटरी से एकाएक अधिक धारा ली जाती है, जिससे बैटरी के सिरों का विभवांतर घट जाता है और हेडलाइट मंद हो जाती है। फिर इसका 9वां प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है, किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट, आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम, इससे ली जाने वाली अधिकतम धारा क्या होगी? तो यहाँ E का मान 12 दिया है, R का मान 0.4 दिया है और हम जानते हैं कि I बराबर E/R होता है। E का मान 12 रख दिए और R का मान 0.4 रख दिए, दशमलव हटाएंगे 120 हो जाएगा। 120 में 4 का भाग करेंगे तो 30 एम्पियर इसमें बहने वाली धारा हो जाएगी। इसके बाद हम इसका 10वां प्रश्न देख लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो एकांक लंबाई तथा एकांक परिच्छेद वाले तार के प्रतिरोध के आंकिक मान को प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ये सूत्र होता है ρ बराबर RA/, ये L है, यहाँ अपॉन में L है और इसका मात्रक होता है ओम मीटर। इसके बाद 11वां प्रश्न देख लेते हैं, ताप बढ़ाने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है? तो ताप बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉनों का तापीय वेग बढ़ जाता है तथा इलेक्ट्रॉनों के बीच टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे श्रांति काल घट जाता है और प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। तो यहाँ तापीय वेग बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की टक्करों की संख्या बढ़ेगी, श्रांति काल घटेगा और प्रतिरोधकता बढ़ जाएगी। इस तरह से हमको मिला करके लिखना है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं। 12वां प्रश्न क्या है, एम्पियर का परिपथी नियम लिखिए। तो इसमें देखते हैं एम्पियर का परिपथी नियम क्या है। किसी बंद पृष्ठ के चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन
उस पृष्ठ से प्रवाहित कुल धारा के म्यू नॉट गुना होता है, जहां म्यू नॉट निर्वात की चुंबकशीलता है। और ये इसका सूत्र होता है, यहाँ पर समाकलन लिखना है, बी लिखना है, डी एल लिखना है, वेक्टर लगाना है, म्यू नॉट आई ए इसका सूत्र होता है एम्पियर के परिपथी नियम का। इसके बाद 13वां प्रश्न है, धारा मापी में चुंबकीय ध्रुव अवतल काटे जाते हैं क्यों? क्योंकि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाता है, जिससे बल आघूर्ण का मान अधिकतम हो जाता है। इसके बाद 14वां प्रश्न है, चुंबकन किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय पदार्थ के एकांक आयतन में उत्पन्न नेट चुंबकीय आघूर्ण को चुंबकन कहते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल M बराबर M नेट अपॉन V, तो ये चुंबकीय आघूर्ण है और ये एकांक आयतन है। इसका जो मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर या AM/-1 होता है। इसके बाद 15वां प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो 15वां प्रश्न है, चुंबकीय तीव्रता से क्या आशय है? इसका मात्रक लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तथा माध्यम की चुंबकशीलता के अनुपात को चुंबकीय तीव्रता कहते हैं। ये सूत्र है, इस सूत्र से हमको परिभाषा दे देना है। इसका मात्रक एम्पियर मीटर इनवर्स होता है। इसके बाद 16वां प्रश्न है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं? तो जैसे विद्युत बल रेखाओं का है वैसे इसमें भी है, क्योंकि प्रच्छेद बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को व्यक्त करेंगी, जो कि संभव नहीं है। इसके बाद 17वां प्रश्न देखते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप क्यों बनाती हैं? क्योंकि ये N ध्रुव से प्रारंभ होती हैं, S ध्रुव तक जाती हैं तथा चुंबक के अंदर S ध्रुव से N ध्रुव तक जाती हैं। इसके बाद 18वां प्रश्न देख लेते हैं, चुंबक संबंधी गॉस का नियम लिखिए। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला नेट चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है। ये लिख देंगे, ये समाकलन BdS बराबर 0। ये चुंबक संबंधी गॉस का नियम है। इसके बाद 19वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 19वां प्रश्न है, लेंज का नियम लिखिए। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक दशा में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे स्वयं उत्पन्न होती है। ये इसका आंसर है। इसके बाद 20वां प्रश्न देख लेते हैं, स्वप्रेरण एवं अन्योन्य प्रेरण में अंतर लिखिए। तो 20वां प्रश्न है, यदि 2 नंबर में आता है तो आप केवल 2 अंतर लिख दीजिएगा। जिसमें देखिए, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती, एक ही कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती, इसे स्वप्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण में देखिए, जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है, जिससे दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, इसे अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसमें केवल एक ही कुंडली होती है, इसमें 2 कुंडली होती है। यहाँ प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित करती है, यहाँ प्रेरित धारा मुख्य धारा के मान को प्रभावित नहीं करती है। चलिए अब इसका 21वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 21वां प्रश्न है, किसी परिपथ में धारा 0.1 सेकेंड से 5 एम्पियर से 0 एम्पियर और इसमें औसत विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट प्रेरित होता है, तो इसका स्वप्रेरकत्व कितना होगा? तो धारा का परिवर्तन दिया है, उसका समय अंतराल दिया है, इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल दिया है। इसमें देख लेते हैं, हमको ज्ञात है जो लिख लेते हैं। तो ये डी आई का मतलब धारा में कितना परिवर्तन हुआ। तो ये बाद में से 0 में से 5 को घटा देंगे तो ये 0.5 होगा, तो ये -5 एम्पियर हो गया। फिर dt माने समांतराल, तो ये dt का दिया है 0.1, तो यहाँ 0.1 लिख लिए। फिर ये E बराबर माने प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट दिया है, तो ये 200 वोल्ट लिख लिए। अब हम जानते हैं जो E बराबर होता है -LdI/dt होता है। इसमें मान रख देते हैं, E का मान 200, L की जगह L रख दिए, DI का मान -5 है और dt का मान 0.1 है। यदि हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो 0.1 ऊपर चला गया, 5 नीचे चला गया। यदि हम इस 0.1 का 200 में गुणा कर देंगे तो 20 आएगा, 20 में 5 का भरेंगे तो 4 हेनरी आ जाएगा भाग करने पर। तो इस तरह से यहाँ पर इसको हल करना है। इसके बाद 22वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। तो 22वां प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा और दिश धारा में 4 अंतर। तो इसमें आप 2 अंतर भी लिख सकते हैं, 2 नंबर का आएगा। तो देख लेते हैं, इसका समय के साथ दिशा और परिमाण परिवर्तित होता है। दिश धारा में इसका समय के साथ दिशा और परिमाण, दिशा परिवर्तित रहती है, परिमाण परिवर्तित भी हो सकता है, स्थिर भी रह सकता है। इसके बाद इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जा सकता है, इसमें ट्रांसफार्मर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसके मापन यंत्र ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होते हैं, इसके मापन यंत्र चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। यह अधिक खतरनाक होती है, अपेक्षाकृत कम खतरनाक होती है। इसके बाद अगला अंतर देख लेते हैं। इसमें क्वेश्चन है, अपचाई और उच्चाई ट्रांसफार्मर में अंतर लिखना है। इसमें भी 2 नंबर के आए तो 2 अंतर लिख सकते हैं। प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है अपचाई वाला, उच्चाई वाला प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है। यह
धारा की प्रबलता को बढ़ाता है, ये धारा की प्रबलता को घटाता है। धारा के साथ उल्टा करता है, वोल्टेज को घटाता है लेकिन धारा को बढ़ाता है। द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से कम होती है, इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली से अधिक होती है। इसका परिणमन अनुपात 1 से कम होता है, इसका परिणमन अनुपात 1 से अधिक होता है। चलिए अब इसके बाद 24वां नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। 24वां प्रश्न है, यहाँ है वाटहीन धारा किसे कहते हैं। तो यदि प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध धारिता हो तो वोल्टेज और धारा के बीच का कलांतर 90 डिग्री होता है। इस स्थिति में औसत शक्ति व्यय शून्य होती है, अतः परिपथ में प्रवाहित धारा को वाटहीन धारा कहते हैं। तो देख लीजिए, ये औसत शक्ति का सूत्र होता है PAV बराबर VRMS इंटू IRMS, और यहाँ cos 90 हो जाएगा। cos 90 का मान शून्य होता है तो 0 वाट हो जाता है। ये तभी होता है जब शुद्ध प्रेरकत्व और शुद्ध धारिता हो परिपथ में, AC परिपथ में। इसके बाद हम 25वां प्रश्न देख लेते हैं। समान वोल्टेज पर प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक खतरनाक होती है, क्यों? क्योंकि प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान आभासी मान का √2 गुना होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, यदि 220 वोल्ट की प्रत्यावर्ती धारा है तो इसका शिखर मान 220 √2 हो जाएगा, माने 311 वोल्ट हो जाएगा, जबकि दिष्ट धारा का वोल्टेज 220 ही होता है, इसलिए ये अधिक खतरनाक होती है प्रत्यावर्ती धारा। इसके बाद हम 26वां प्रश्न देख लेते हैं। चलिए 26वां प्रश्न को देखते हैं। किसी तार में √2 एम्पियर की प्रत्यावर्ती धारा बह रही है, इसका शिखर मान क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर जो IRMS होता है, ये IRMS वर्ग माध्य मूल मान बराबर I0/√2 ये सूत्र होता है। यहाँ तो हमको I0 रूट चाहिए क्योंकि शिखर मान है, तो यहाँ पर √2 का गुणा कर दिए हैं, माने पक्षांतर कर दिए तो √2 हो गया। अब यहाँ IRMS का मान ये दिया हुआ है, ये IRMS नहीं दिया, माने साधारण धारा IRMS धारा कहलाती है, तो IRMS का मान √2 हो गया, एक ये वाला √2 हो गया, 2 का गुणा करेंगे तो 2 एम्पियर हो जाएगा। इसके बाद 27वां प्रश्न देख लेते हैं। निर्वात में एक आवर्त विद्युत चुम्बकीय तरंग के चुम्बकीय क्षेत्र वाला भाग B0 बराबर 510 NT माने नैनो टेस्ला है। तरंग के विद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा? तो हम जानते हैं ये C बराबर E0/B0 होता है, ये सूत्र होता है। यहाँ से हमको E0 निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है, तो B0 का इधर गुणा हो गया तो CB0 हो गया। अब यहाँ C का मान जो होता है, प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸, ये क्वेश्चन में न दिया रहेगा। अब B का मान दिया है 510 नैनो टेस्ला, तो यहाँ पर नैनो को 10⁻⁻9 लिख देते हैं। अब यदि हम 510 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 से 30 आ जाएगा, और यहाँ 8 जो है -9 में जाएगा तो ये हो जाएगा -1। तो यदि इसको भी -1 हटाएं, माने बटे में 10 हो गया, तो 10 कटेगा तो ये 153 न्यूटन प्रति कूलाम ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हो जाएगा इसके लिए। फिर 28वां प्रश्न देख लेते हैं। अवरक्त किरणों का उपयोग सिग्नलों को कोहरे में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में क्यों होता है? क्योंकि इनका प्रकीर्णन कम होता है और तरंग दैर्घ्य अधिक होती है। इसके बाद 29वां प्रश्न है। अवरक्त किरणों का उपयोग रोगियों की सिकाई में क्यों किया जाता है? क्योंकि ये ऊष्मीय प्रभाव को दर्शाती हैं। फिर 30वां प्रश्न है, स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम समझते हैं। एक वर्णी प्रकाश किरण एवं किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये 1μ बराबर sin I अपॉन क्या हो जाएगा, sin R। इस तरह से स्नेल का नियम है। इसके बाद 31वां प्रश्न देखते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? इसकी शर्तें लिखिए। तो जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होता है तो प्रकाश सघन माध्यम में ही परावर्तित हो जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब इसकी शर्तों को देख लेते हैं। तो इसकी शर्तें क्या है? प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाना चाहिए, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। फिर 32वां प्रश्न देख लेते हैं। लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? इसका मात्रक लिखिए। तो मीटर में नापी गई लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम। तो यहाँ पर देख लीजिए F मीटर लिखा है, तो यही है मीटर में नापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? लेंस की क्षमता कहलाता है। और इसका SI मात्रक क्या होता है? डाइऑप्टर होता है, तो इसे D से दर्शाते हैं। इसके बाद 33वां प्रश्न है। हीरा चमकदार होता है क्यों? हीरे का अपवर्तनांक 2.47 होता है, जो कि अधिक होता है। इसके क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री होता है, जो कि बहुत कम होता है। जब प्रकाश हीरे के कटे हुए तल वाले में भाग से प्रवेश करता है तो उसका बार बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, जिससे हीरा की चमक बढ़ जाती है और चमकदार दिखाई देता है। इसके बाद हम इसका 34वां प्रश्न देख लेते हैं। तो इसका 34वां प्रश्न है।
यदि F बराबर प्लस 0.5 मीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो यहाँ पर हमको पता है F बराबर 0.5 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं P इक्वल टू 1/F होता है, क्षमता इक्वल टू, तो 1/F का मान 0.5 है, दशमलव हटाएंगे तो 10/5 हो गया, तो 2D इसका 2 डायप्टर इसका क्षमता हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 35वां प्रश्न का, कला संबद्ध स्रोत से क्या आशय है। तो कला संबद्ध स्रोत से क्या आशय देख लेते हैं। स्रोतों से उत्पन्न तरंगों की आवृत्तियां समान हो, तरंगों के मध्य का कलांतर नियत होना चाहिए, इसकी शर्तें हैं, इसकी परिभाषा भी है। कलांतर नियत या शून्य होना चाहिए और आवृत्तियां क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। 36वां प्रश्न देखते हैं, विवर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्तें लिखिए। तो तीक्ष्ण धार वाले किनारों से प्रकाश का मुड़ना एवं अवरोध द्वारा बनी ज्यामितीय छाया में प्रकाश का अतिक्रमण करना विवर्तन कहलाता है। तो दो चीज़ें हैं, प्रकाश का मुड़ना और अवरोध की छाया में अतिक्रमण करना विवर्तन कहलाएगा। शर्त क्या है, अवरोध का आकार तरंग दैर्ध्य की कोटि का होना चाहिए, जितना साइज अवरोध का है उतना ही आकार लगभग किसका हो, तरंग दैर्ध्य का हो, तभी ये विवर्तन की घटना होती है। इसके बाद यहाँ पर 37वां प्रश्न देख लेते हैं, कार्यफलन को समझाइए। तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन करने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। इसके बाद 38वां प्रश्न देखते हैं, विकिरण की द्वैती प्रकृति को स्पष्ट कीजिए। तो प्रकाश तरंग एवं कण दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसे प्रकाश की द्वैती प्रकृति करते हैं। जैसे व्यतिकरण में प्रकाश तरंग की प्रकृति का, जबकि प्रकाश विद्युत प्रभाव में कणी प्रकृति का व्यवहार करता है, इस तरह प्रकाश तरंग और कण दोनों की तरह व्यवहार करता है, इसे द्वैती प्रकृति कहते हैं। इसके बाद 39वां प्रश्न देखते हैं, तापायनिक उत्सर्जन से क्या आशय है, इसके लिए धातु के क्या गुण होना चाहिए। तो धातु को उच्च ताप पर गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की क्रिया को तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। इसके लिए धातु के निम्न गुण होना चाहिए, धातु का कार्यफलन कम हो कि आसानी से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो सके, धातु का गलनांक उच्च हो ताकि धातु पिघल न सके। इसके बाद हम इसका 40वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 40वां प्रश्न है, निरोधी विभव किसे कहते हैं। तो आपतित प्रकाश की निश्चित आवृत्ति पर ऋणात्मक विभव का वह मान जिस पर प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाता है उसे निरोधी विभव कहते हैं। ये निरोधी विभव की परिभाषा हो गई। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है, इसलिए यहाँ पर ये लिख देते हैं के मैक्स इक्वल टू EV0। और यहाँ पर गतिज ऊर्जा का सूत्र आप जानते हैं 1/2 mv² है, इसमें मैक्सिमम लिख देते हैं, EV0 लगाते हैं। यहाँ चाहें तो लिख दें कि m क्या है, द्रव्यमान है, v मैक्स इलेक्ट्रॉन का वेग है, E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, V0 निरोधी विभव है। इस तरह से यहाँ सूत्र भी लिख सकते हैं 2 नंबर में। इसके बाद 41वां प्रश्न है, 41वां प्रश्न देख लेते हैं, द्रव्य तरंगें किसे कहते हैं, इनके गुण लिखिए। तो गतिमान कण के साथ संलग्न तरंगों को द्रव्य तरंगें या डी ब्रागली तरंगें कहते हैं। इसकी विशेषता क्या है, इसमें द्रव्य तरंग के साथ साथ डी ब्रागली तरंग भी आए तो यही लिखना है। ये तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगें, यांत्रिक तरंगें नहीं होती हैं। ये तरंगें निर्वात में भी गमन कर सकती हैं। ये तरंगें कण के आवेश एवं प्रकृति पर निर्भर नहीं करती हैं। इसके बाद इसका 42वां प्रश्न देखते हैं, देहली आवृत्ति को समझाइए। तो आपतित विकिरण की न्यूनतम आवृत्ति जिसके नीचे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन संभव नहीं होता उसे देहली आवृत्ति कहते हैं। इसके बाद 43वां प्रश्न देख लेते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। धातु की सतह से उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने की क्रिया को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके बाद इसका 44वां प्रश्न देख लेते हैं, रदरफोर्ड के प्रयोग में प्रकीर्णन प्रक्रम में स्वर्ण नाभिक स्थिर क्यों रहता है। क्योंकि स्वर्ण नाभिक अल्फा कण की तुलना में लगभग 50 गुना भारी होता है, इसलिए वो स्थिर रहता है। उसका जो परमाणु क्रमांक होता है Z बराबर 79 होता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं 45वां प्रश्न, बोर का क्वांटीकरण से क्या आशय है, अथवा बोर के परमाणु मॉडल का क्वांटीकृत प्रतिबंध लिखिए। तो इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जहां h प्लांक नीतांक है, L बराबर NH/2π। यही जो है बोर का क्वांटीकरण प्रतिबंध कहलाता है। इसके बाद 46वां प्रश्न देख लेते हैं, हाइड्रोजन की निम्नतम अवस्था -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा क्या होगी।
तो यहाँ पर जो ई का मान है इसकी ऊर्जा हाइड्रोजन की ई बराबर -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। जो गतिज ऊर्जा होती है वो माइनस ई कुल ऊर्जा की ऋणात्मक होती है, तो इसमें माइनस लगाए, फिर ई का मान माइनस में है तो वो भी लिख देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो कुल ऊर्जा की 2 गुनी होती है, तो 2 ई लिख दिए, तो 2 और यहाँ पर ई का मान रख दिए, 2 का गुणा कर देंगे तो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस तरह से इसकी ऊर्जा हो जाएगी। इसके बाद इसका 47वां प्रश्न देख लेते हैं। तो 47वां प्रश्न है द्रव्यमान क्षति को समझाइए। तो किसी नाभिक के प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमानों का योग एवं नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो यहाँ पर प्रोटॉनों का द्रव्यमान हो और न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान का योग हो और नाभिक के द्रव्यमान का अंतर हो तो इसे द्रव्यमान क्षति कहते हैं। इसके बाद इसका 48वां प्रश्न देख लेते हैं। नाभिकी विखंडन तथा नाभिकी संलयन में अंतर लिखिए। यदि ये 2 नंबर में आता है तो कोई 2 अंतर आप लिख सकते हैं। इसमें भारी नाभिक टूट करके हल्के नाभिक में विभाजित होता है, इसे नाभिकी विखंडन कहते हैं। इसमें हल्के नाभिक मिलकर के भारी नाभिक बनाते हैं, इसके नाभिकी संलयन कहते हैं। यह प्रक्रिया अपेक्षाकृत कम ताप पर होती है, यह उच्च ताप पर होती है। इससे नाभिकी कचरा उत्पन्न होता है, इससे नाभिकी कचरा उत्पन्न नहीं होता है। इसके लिए कच्चा पदार्थ अल्प मात्रा में है, इसके लिए कच्चा पदार्थ प्रचुर मात्रा में है। एकांक द्रव्यमान से उत्पन्न ऊर्जा कम होती है, एकांक द्रव्यमान से उत्पन्न ऊर्जा अधिक होती है। उदाहरण देख लेते हैं। परमाणु बम नाभिकीय रिएक्टर नाभिकीय विखंडन पर आधारित हैं, जबकि हाइड्रोजन बम तारों में ऊर्जा ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है। तो इस तरह से 2-2 अंकों के इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं, इनको तो आपको तैयार करना है। इसके अलावा आपके पास टाइम हो तो और भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं, पर ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इनको ज़रूर तैयार करिए, अच्छे से देखिए, स्किप मत करिए। इसके बाद हम 3 अंकों के प्रश्नों का भी वीडियो आपके पास भेजेंगे। थैंक यू।